हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दिघड़ा के स्वर्गीय जगदीश बाबू का मकान सरस्वती के उस पार था। बगल का गांव होने पर भी नदी किनारे खड़े बांस के पेड़ों के कारण बनमाली बाबू के घर की छत से दिखाई नहीं देता था। शरद ऋतु बीतने के साथ साथ छोटी सी सरस्वती का वर्षा में बढ़ा हुआ पानी भी समाप्त हो जा रहा था। तट के ऊपर किसानों के आने जाने की पगडंडी भी पैरों से सूख कर बाड़ी होती जा रही थी। इस पगडंडी से शाम को विद्या बूढ़े दरवान कन्हैया सिंह को साथ लेकर घूमने निकली थी। उस पार के बबूल, बांस और खजूर आदि के वृक्षों के पत्तों की फाकों से अस्ताचल में डूबते सूर्य की रक्तिम आभा बीच बीच में उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अनमनी नज़र उसके दोनों किनारों के इधर उधर के दृश्य देखते देखते निरंतर उत्तर की ओर पड़ते हुए अचानक उसकी आंखें वहां जा टिकी जहां नदी पार करने के लिए बांस इकट्ठे करके पुल बना दिया गया था। उसे अच्छी तरह देखने के लिए नदी के किनारे पर आते ही विजया ने देखा कि थोड़ी सी दूर पर एक आदमी बड़ी तल्लीनता से मछली पकड़ रहा है। आहट पाते ही उस आदमी ने मुंह उठाकर नमस्कार किया। ठीक उसी समय सूर्य की किरणें विजया के मुंह पर आकर पड़ी या नहीं, लेकिन आंखें चार होते ही उसका गोरा मुंह एकदम रंगीन हो उठा। जो व्यक्ति मछली पकड़ रहा था वह पूर्ण गांगुली का वही भांजा था जो उस दिन मामा की ओर से उसके पास शिकायत करने गया था। उत्तर में विजया के नमस्कार करते ही उसके पास आकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, शाम को थोड़ा घूम लेने के लिए नदी का किनारा ज़रूर बुरी जगह नहीं है, लेकिन मलेरिया का भय भी कुछ कम नहीं है। इस संबंध में शायद आपको किसी ने सावधान नहीं किया। विजया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर दूसरे ही पल स्वयं को संभाल कर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मलेरिया आदमी को पहचान कर नहीं पड़ता। मैं तो बिना जाने आई हूँ, लेकिन आप तो जानते हुए पानी के किनारे बैठी हैं। देखूँ तो कौन सी मछली पकड़ी है? उस आदमी ने हंसकर कहा, कोतरी मछली, लेकिन 2 घंटे में केवल 2 मिली हैं। मजदूरी का पड़ता नहीं बैठा, लेकिन क्या करता बताइए। आपकी तरह मुझे भी परदेशी कहना चाहिए। बाहर बाहर दिन कटे हैं, किसी से इतनी जान पहचान भी नहीं है, लेकिन शाम तो जैसे भी काटनी ही पड़ती है। विजया ने गर्दन हिलाकर हंसते हुए कहा, मेरी भी लगभग यही दशा है। आपको मकान शायद पूर्ण बाबू के घर के पास ही है। नहीं, उस आदमी ने हाथ उठाकर नदी के पार इशारा करके कहा, मेरा मकान दिघड़ा में है। वो बांस की इसी पुल से जाते हैं। गांव का नाम सुनकर विजया ने पूछा, तब तो शायद आप जगदीश बाबू के लड़के नरेंद्र से परिचित होंगे। उस व्यक्ति के सिर हिलाते ही विजया ने अत्यधिक कौतूहल से पूछा, किस तरह के आदमी है वह? लेकिन दूसरे ही पल इस अभद्र प्रश्न के कारण अत्यंत लज्जित हो उठी। विजया की लज्जा उस व्यक्ति की नज़रों से छिपी नहीं रह सकी। उसने हंसकर कहा, उसका मकान तो अपने कर्जे की अदायगी में ले लिया, अब उसके संबंध में जानने से क्या लाभ होगा। लेकिन उसे जिस उद्देश्य से लिया है वह इस प्रांत के सब लोगों ने सुन लिया है। विजया ने कहा, एकदम लिया जा चुका है। शायद इस ओर यही बात फैल गई है। वह बोला, फैलाने की बात ही है। जगदीश बाबू की सारी जायदाद आपके पास गिरवी पड़ी थी। उनके लड़के में सामर्थ्य नहीं कि उतने रुपए चुका सके। मियाद भी खत्म हो चुकी है, सभी जानते हैं। मकान कैसा है? बुरा नहीं है। अच्छा, बड़ा मकान है। जिस उद्देश्य से ले रही हैं उसके लिए ठीक ही रहेगा। चलिए ना, थोड़ा और बढ़ते ही दिखाई दे जाएगा। विजया ने चलते चलते कहा, आप गांव के आदमी हैं, तब ज़रूर सब कुछ जानते हैं। अच्छा, सुना है नरेंद्र बाबू विलायत से ख्याति के साथ डॉक्टरी पास करके आए हैं। किसी अच्छी जगह प्रैक्टिस आरंभ करके और भी कुछ मियाद लेकर क्या पिता का कर्ज चुका नहीं सकेंगे? व्यक्ति ने गर्दन हिलाकर कहा, संभव नहीं है। सुना है शायद उसका प्रैक्टिस करने का इरादा नहीं है। विजया ने चकित होकर कहा, तब उनका संकल्प क्या है? इतना रुपया खर्च करके विलायत जाने, कष्ट उठाकर डॉक्टरी सीखने का फल क्या होगा? जान पड़ता है किसी काम के आदमी नहीं है। उस भद्र व्यक्ति ने थोड़ा हंसकर कहा, असंभव नहीं है। सुना है नरेंद्र बाबू प्रैक्टिस करने के बजाय कोई नया आविष्कार करना पसंद करते हैं, जिससे बहुत अधिक लोगों का उपकार हो। मैंने सुना है तरह तरह के यंत्र लेकर रात दिन खूब मेहनत करते रहते हैं। विजया ने
चकित होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर द्वार चले जाने पर कैसे करेंगे? ऐसी दशा में तो उन्हें रोज़गार करना ही चाहिए। अच्छा, आप इतना तो ज़रूर ही बता सकेंगी कि विलायत जाने के कारण यहाँ लोगों ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया है। भद्र पुरुष ने कहा, सो तो कर दिया है। मेरे मामा पूर्ण बाबू भी एक प्रकार से आत्मीय ही हैं, लेकिन उन्होंने भी पूजा के दिनों में उन्हें मकान पर बुलाने का साहस नहीं किया। लेकिन इससे उनका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। अपने काम में लगे रहते हैं, समय मिलता है तो चित्र बनाते हैं, मकान से बाहर निकलते ही नहीं। देखिए, वह है उनका मकान। उसने उंगली से वृक्ष तथा लताओं से घिरी एक विशाल कोठी दिखा दी। उसी समय बूढ़े दरबान ने पीछे से टूटी फूटी बंगला में बताया, हम बहुत दूर निकल आए हैं, मकान तक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, हाँ, बातें करते करते हम बहुत दूर आ गए हैं। उसे उसी बांस के पुल पर से गांव जाना था। वह भी साथ साथ चल पड़ा। विजया ने मन ही मन न जाने क्या सोचकर कहा, क्या उन्हें किसी आत्मीय कुटुंबी के घर में भी आसरा पाने का भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। थोड़ी दूर चुपचाप चलकर विजया ने कहा, वह किसी के भी पास जाना नहीं चाहते, यह बात ठीक है। नहीं तो इस महीने के अंत में ही तो उसे मकान छोड़ देने का नोटिस दिया गया है, और कोई होता तो हम लोगों से एक बार मिलने का प्रयत्न अवश्य करता। शायद उन्हें आवश्यकता नहीं है, या फिर सोचते होंगे कि लाभ ही क्या है। आप तो सचमुच ही उन्हें मकान में रहने नहीं देंगी? विजया ने कहा, ना दे सकने पर भी कुछ दिन तो ठहरने दिया जा सकता है। भले ही कर्ज चुकाना हो, लेकिन आदमी को घर द्वार से वंचित करने का सभी को कष्ट होता है। लेकिन आपकी बातचीत के अंदाज से लगता है आपका उनसे परिचय है। कहिए, सच है ना? वह हंस पड़ा, बोला, नहीं। जब वे लोग पुल के पास पहुंचे तो अपनी छोटी बंसी उठाकर बोला, यही हमारे गांव को जाने का रास्ता है। और फिर हाथ उठाकर नमस्कार करते बांस से बने पुल पर से हिलते डुलते किसी तरह पार होकर सक्रिय जंगली रास्ते पर ओझल हो गया। बूढ़े नौकर कन्हैया सिंह ने विजया को बचपन से गोद में खिलाकर बड़ा किया था, और उसी के साथ दरबानी के न्यायोचित अधिकार को बहुत दूर पार कर चुका था। उसने पास आकर पूछा, यह बाबू कौन थे बिटिया? लेकिन विजया इतनी अनमनी हो गई थी कि बूढ़े दरबान का प्रश्न उसके कानों तक नहीं पहुंचा। उस अंधेरे नदी तट की समस्त शब्दहीन मधुरता की पूर्ण उपेक्षा कर के सपने में विभोर सी केवल यही बात सोचते सोचते चलती रही, कौन है यह, और अब इससे भेंट कब होगी? रास बिहारी बोले, हमने ही नोटिस दिया है, और हम ही इसे रद्द करने जाएं तो इसका प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बार सोचो तो बेटी। विजया ने कहा, इसी आशय की एक चिट्ठी लिखकर उनके पास भेज क्यों नहीं देते? मुझे लगता है कि वह केवल अपमान के भय से यहाँ आने का साहस नहीं करते। रास बिहारी ने पूछा, अपमान काहे का? विजया बोली, उन्होंने ज़रूर सोचा है कि हम उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। रास बिहारी मजाक के अंदाज में बोले, बहुत ही मानी व्यक्ति जान पड़ता है। क्या इसलिए उसे हम लोगों को सिर पर लाद कर स्वयं प्रार्थना करके उसे रहने देना होगा? विजया ने कातर होकर कहा, इसमें भी दोष नहीं है काका जी, बिना मांगे दया करने में कोई लज्जा नहीं। अच्छा, लज्जा ना सही, लेकिन हम लोगों ने समाज स्थापना का जो संकल्प किया है उसका क्या होगा? उसका हम लोग कोई दूसरा प्रबंध कर सकते हैं। रास बिहारी मन ही मन बहुत बिगड़े, लेकिन बाहर से हंसते हुए बोले, तुम्हारे पिता काफ़ी धन छोड़ गए हैं, तुम दूसरा प्रबंध भी कर सकती हो। लेकिन यह बात समझा दो कि जिसे तुमने आज तक आंखों से नहीं देखा, उसके लिए हम सबका अनुरोध टाल कर तुम्हें इतना दर्द क्यों है? भगवान की कृपा से तुम्हारी और भी प्रजा है, और भी 10 कर्जदार हैं। उन सब के लिए भी क्या तुम यह प्रबंध कर सकोगी? और यह करने में ही मंगल होगा। पहले इसका उत्तर दे दो विजया। विजया ने कहा, आपको बता तो दिया कि बापू को अंतिम अनुरोध है। इसके अतिरिक्त मैंने सुना है। क्या सुना है? उपहास के डर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।